Hello students, welcome back to Arts Group of Schools for online classes. Here is Naresh Verma. Today we are going to study a very beautiful poem, that is The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. This poem is for class 11th. So this is a poem that is in a conversational form. Actually, there is a conversation between the poet and the rainfall. So, what is the conversation between the poet and rainfall? Let us know through this poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell, give me an answer as here translated. These two lines made by the poet. In these lines, the poet is asking about the rainfall. क्या कह रहा है? And who art thou? Art and thou, these are archaic words. बहुत ही पुराने ये words हैं, old words हैं. They are used only in poetry, not in prose. Art means are, thou means you. Poet कहता है कि who are you? किससे कहता है? I said I to the soft falling shower. Soft falling shower means rain. रेन से बोलता है, पूछता है उसे कि आप कौन हो, आप कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हर हेयर ट्रांसलेटेड. जो आपको बताने में अजीब सा लग रहा है, स्ट्रेंज मींस बताने में आपको अजीब लग रहा है, उसने मुझे आंसर दिया. पोएट कहता है रेनफॉल ने मुझे आंसर दिया, जवाब दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहां पर नीचे ट्रांसलेट किया गया है. अब देखिए क्या उसका जवाब है रेनफॉल का. पोएट को उसने क्या जवाब दिया? थ्रू दिस लाइंस हियर द पोएट हैज मेंशन्ड. देखिए क्या लिखा हुआ है? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. रेनफॉल ने क्या कहा? मैं कौन हूं? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. मैं इस अर्थ की पोएट्री हूं, मैं इस पूरे अर्थ की मैं कविता हूं, पूरे दुनिया की मैं कविता हूं. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये रेन की आवाज ने कहा. ठीक है ना? Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. कहती है मैं eternal मींस होता है everlasting, that cannot last, जो कभी भी खत्म नहीं होता. I rise कहती है मैं हमेशा rise करती हूँ impalpable out of the land. Impalpable मींस क्या होता है? मींस untouchable, that cannot be touched. So वो कहती है कि मैं हमेशा राइज अप करती हूँ लैंड से और बॉटमलेस सी से, जहां जहां पर पानी होता है, सी में पानी होता है, और लैंड में जहां पर भी, जैसे लैंड में रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, है ना, कैनल्स हैं, और जितनी भी चीजें जहां पर भी वाटर बॉडीज जहां पर हैं, वहां से मैं ऊपर उठती हूँ, राइज अप करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है ना? और वो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी खत्म नहीं होता. अपवर्ड टू हेवन, कहां पर उठती हूं? ऊपर की तरफ. हेवन मींस स्काई, आसमान की तरफ में मेरा मूवमेंट होता है. वेंस, जहां से, वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, चेंज्ड एंड येट द सेम, जहां से जो लिखा हुआ है वेगली फॉर्म, वेगली मींस नॉट क्लियर, क्लियर नहीं होता है फॉर्म उसका. जैसे वाटर, जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर वेपर जब बन जाता है तो वो एक गैसेस फॉर्म होता है, और गैस के फॉर्म का कोई भी शेप क्लियर नहीं होता है, वो मतलब एक तरीके से अनक्लियर होता है, हमेशा वेग होता है. ठीक है? और ऑल टुगेदर चेंज्ड, वाटर था, लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ही वो गैसेस फॉर्म में गया पूरी तरीके से बदल गया, फिर भी एंड येट द सेम, फिर भी चीज वही है. मतलब वाटर वेपर में भी वही वाटर ही है, और वाटर में तो वाटर है ही, है ना. वो दोनों मतलब कहने का वाटर वेपर जो है बदल तो गया है, लेकिन उसका जो अंदर का जो पार्ट है, जो उसका मेन पार्ट है वाटर, वो नहीं बदला, वो वही चीज है. आगे बताती है, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin. यहां पर रेनफॉल क्या कहती है? आई डिसेंड टू लिव.
अब फिर मैं वहां से, जब मैं आसमान में जाती हूँ, फिर वहां से आसमान में क्लाउड्स बन गए। क्लाउड्स का कोई शेप नहीं होता है, एक मतलब सर्टेन कोई शेप नहीं होता है, ठीक है ना, हमेशा शेप बदलता रहता है। तो इसीलिए बोला गया था वेगली। और वहां से फिर मैं रेनफॉल के फॉर्म में मैं नीचे आती हूँ, ठीक है ना, रेनफॉल होती है, नीचे आती हूँ। ले मतलब होता है टू वॉश आउट। वॉश करने के लिए, क्या वॉश करने के लिए? ड्रॉट्स मींस सूखा, जो सूखा पड़ा है, जहां पर जमीन सूख जाती है, जहां पर सीड्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, जमीन में मतलब कहने का उस लैंड को वाटर चाहिए होता है, इसलिए सूखे को खत्म करने के लिए। और एटॉमीज मतलब सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, है ना, तो उनको खत्म करने के लिए, उनको वॉश आउट करने के लिए डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और पूरे ग्लोब में जहां जहां पर डस्ट है उसको फिनिश करने के लिए, वॉश करने के लिए मैं नीचे उतर करके आती हूं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। कहती है कि ये सारी चीजें मेरे बिना मेरे सीड्स जो हैं, जो सीड्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? लेटेंट मींस होता है हिडन, हमेशा वो नीचे दबे, सीड्स नीचे ग्राउंड के नीचे होते हैं, मिट्टी नीचे दबाए जाते हैं। एंड अनबॉर्न मींस नॉट जर्मिनेटेड, मींस अगर पानी नहीं हुआ, अगर बारिश नहीं होगी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये चीजें रहेंगी, लेकिन बिना बारिश के, बिना पानी के सीड का कोई मतलब नहीं होगा, सीड ग्रो नहीं करेगा। फिर लिखा हुआ है एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा मैं लगातार रात और दिन मेरा प्रोसेस लगातार चलता रहता है, मतलब ये साइकिल जो है लगातार चलती रहती है, प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये जो वाटर वेपर है रोज हमेशा फॉर्म होती है, ये लगातार चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं दोबारा फिर से मैं उसको लाइफ देती हूँ जहां से मैं ओरिजिनेट होती हूँ। अर्थात जो रेनफॉल है, जो रेन है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? वाटर बॉडीज में होता है, जो आपके सीज हैं और जो वाटर बॉडीज और हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जहां से रेन का फॉर्मेशन होता है, उसी को वापस फिर से वो रेन कहती है, मैं उसी को लाइफ दोबारा फिर से देती हूँ। आगे लिखा हुआ है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और बारिश जब होती है तो सारी चीजें प्योर हो जाती है, जो मतलब जो गंदगी होती है साफ हो जाती है, और इस तरीके से जब बारिश होने के बाद में चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है, वाटर जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं, दे फ्लोरिश, है ना, तो चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी होती है, तो पूरी अर्थ को ये ब्यूटीफाई कर देती है, ठीक है ना। ये सारी लाइंस जो है ये इतने पार्ट में इसने रेनफॉल में बताया, ठीक है ना। ये पोएट को जवाब दिया। अब देखो पोएट, अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked duly with love returns। अब यहां पर पोएट ने क्या किया है? पोएट हैज कंपेयर्ड द रेनफॉल टू अ सॉन्ग और अ पोएट्री, ठीक है ना। पोएट ने यहां पर इस पूरे रेनफॉल को उसने कंपेयर किया है, एक सॉन्ग से कंपेयर किया है, पोएट्री से कंपेयर किया है। जो कंपोजर होता है सॉन्ग का या पोएट्री का, वो उसका मतलब उसका ओरिजिन प्लेस होता है, बर्थ प्लेस उसका होता है। कह रहा है कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जिस तरीके से सॉन्ग उस अपने बर्थ प्लेस से इशू होकर के मतलब निकलता है वहां से, आफ्टर फुलफिलमेंट, और इसके बाद में पूरा अपना काम करने के बाद, सॉन्ग का पर्पस क्या है? लोगों को एंजॉयमेंट कराना, लोगों को जो है खुशियां देना, उनके मूड्स को हैप्पी करना। तो ये पूरा काम करने के बाद वॉन्डरिंग, और यहाँ वहां वो क्या करता है? जैसे सॉन्ग मान लीजिए किसी ने कंपोज किया, तो कंपोजिशन के बाद में सॉन्ग सभी लोग सुनते हैं, तो उसका ये वॉन्डरिंग हो गया, है ना। रेक्ड और अनरेक्ड, फिर उस सॉन्ग को कोई सुने या ना सुने, है ना, इससे उसी मतलब सॉन्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉन्ग केवल बस इशू हो गया, केवल उसने जो कंपोजर उसका है, जो पोएट है, पोएट ने अपनी पोएट्री को इशू कर दिया, अपने हार्ट से अपने विचारों को निकाल दिया और उससे पोएट्री कंपोज कर दी। अब वो रीडर्स जो हैं उनको पढ़ें या ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो वापस एप्रिसिएशन के फॉर्म में उसके, और जो रीडर्स हैं
जो उनका लव है उस पोएट्री के लिए, है ना, पीस ऑफ पोएट्री के लिए, तो वो उसके फॉर्म में वापस पोएट के पास में आता है, उस कंपोजर के पास में आता है जिसने उस सॉन्ग को या उस पोएम को कंपोज किया था, लिखा था। इसी तरीके से ये रेनफॉल जो है जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से वापस दोबारा फिर से वहीं पर आती है, इसी को इसमें बताया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।